गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाला क्लास जो हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रिसिटी का, राइट? अभी चैप्टर वही चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे के पहले की क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया है बेसिक्स, लाइक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर देयर, कितने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना? करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है ना? शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जो भी बेसिक चीजें हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। कैलकुलेशन, रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है ना? कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स थे वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया है। आज का क्लास जो है इट इज बेस्ड अपॉन थ्री थिंग्स। there are three things that we are going to learn in today's class. तीन चीज पे हम लोग बात करेंगे आज, ओके? द फर्स्ट इज द हैजर्ड्स दैट आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से किस तरह के हैजर्ड्स पैदा होते हैं, है ना? मतलब इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स को हम यूज कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं टू रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरीज, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ताकि हम अलग अलग तरह के मशीन्स को, टूल्स को, इक्विपमेंट्स को यूज करने के लिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं तो किस तरह के हैजर्ड्स वहां पर क्रिएट होते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी अंडरटेक, क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेना है जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स के साथ हम लोग काम कर रहे हो, है ना? और तीसरा, आपको पता है कि जो वर्कर्स होते हैं वर्क साइट पे, है ना, जब आप वर्कर्स के पास जाइएगा और उनको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कीजिएगा तो जितने भी वर्कर्स पावर टूल्स का यूज कर रहे हैं, मतलब वो पावर टूल्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, कंट्रोल होते हैं, है ना, तो उन वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी होती है आपको, है ना? ट्रेनिंग किस चीज की देनी होती है कि जब वो पावर टूल्स को यूज करें तो उससे पहले उसका क्या कर सके, प्री यूज चेक। जैसे इंस्पेक्शन जो होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, अलग अलग तरह का इंस्पेक्शन होता है। जो वर्कर्स हैं उनको भी इंस्पेक्शन करना होता है किस चीज का, जो पावर टूल वो यूज कर रहे हैं। तो उस इंस्पेक्शन में वो क्या क्या चेक करेंगे, आप उनको ट्रेनिंग दीजिएगा तो उनको क्या चेक करने के लिए आप कहिएगा। ये तीन चीजें हैं जो आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। यही एक हैजर्ड है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ हैजर्ड इन इटसेल्फ। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो खुद ही एक हैजर्ड है। जैसे नॉइज हैजर्ड है, वाइब्रेशन हैजर्ड है, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी एक क्या है, हैजर्ड है। इससे और क्या क्या चीजें पैदा होती है, लाइक जब कोई आदमी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कांटेक्ट में आता है, इफ समथिंग कम्स इनटू कांटेक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है बर्न्स, इलेक्ट्रिकल बर्न। लाइक आपने पढ़ा होगा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास करता है, इट क्रिएट्स अ हीटिंग इफेक्ट। क्या पैदा करता है ये? हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है ना? उसकी वजह से वो चीज जो है वो जल जाती है। जैसे ह्यूमन बॉडी इज डेलिकेट, ह्यूमन बॉडी डेलिकेट होता है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी आपके बॉडी से होकर पार करेगा ना तो इसकी वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल बर्न्स होते हैं। ये एक प्रॉब्लम होती है जब आप कांटेक्ट में आते हैं। तो दूसरा है इलेक्ट्रिकल शॉक, आपको झटका लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिसको दूसरे वर्ड्स में हम लोग इलेक्ट्रोक्यूशन भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोक्यूशन, उसको इलेक्ट्रोक्यूशन भी कहा जाता है ना? इसमें क्या होता है, आपका हार्ट बीट एंड जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देता है, एंड द पर्सन माइट गो इनटू कार्डियक अरेस्ट इन सम केसेस। कुछ केसेस में आदमी जो है वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। इसके बाद है आर्सिंग। आर्सिंग क्या होता है? जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसको ट्रैवल करने के लिए इट नीड्स अ कंडक्टर। इसको किसकी जरूरत होती है? कंडक्टर की जरूरत होती है। समटाइम्स हाई वोल्टेज पावर लाइन जो होता है, हाई वोल्टेज अक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कभी कभी वो एयर गैप से जंप कर जाता है, इट जम्प्स फ्रॉम एन एयर गैप, समटाइम्स इट हैपेंस। दिस फेनोमेना, ये जो फेनोमेना होता है उसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज आर्सिंग, जिसको हम लोग आर्सिंग कहते हैं। इसके बाद है फायर एंड एक्सप्लोजन। ये कैसे हो सकता है? अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स का यूज कर रहे हैं, है ना, या इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे फ्लेमेबल गैसेस मौजूद हो, है ना, या फ्लेमेबल सब्सटेंसेस मौजूद हो, तो वहां पे आग लगने के भी चांसेस होते हैं और एक्सप्लोजन होने के भी चांसेस होते हैं, है ना? इत्तेफाक से ये चीज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये ऑल दिस थिंग्स दैट आई एम टीचिंग यू टुडे, ये निबोश के सिलेबस का भी पार्ट है। आपके डिप्लोमा का सिलेबस तो है ही है, इनफैक्ट निबोश का सिलेबस जो है एक चैप्टर वो भी इस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, जो IG2 का सिलेबस है। और ये जो चीजें हम बता रहे हैं ये सब निबोश के सिलेबस का ही हिस्सा है, आपके डिप्लोमा के सिलेबस से भी ये मैच कर रहा है, ओके? तो एक आता है जिसको कहते हैं सेकेंडरी इफेक्ट और सेकेंडरी हैजर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आता है फॉल फ्रॉम हाइट आता है ना? ये कैसे होता है? ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक अगर कोई वर्कर जो है स्कैफोल्ड पर या किसी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, इफ अ वर्कर इज वर्किंग ऑन एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म
और वहां पर उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उसके पास फॉल प्रिवेंशन या फॉल प्रोटेक्शन नहीं है, तो ऊपर से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो गिरा किसकी वजह से, वो गिरा इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, बिकॉज ही गॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड, दैट्स व्हाई ही फेल डाउन। इसीलिए इसको सेकेंडरी हैजर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कंसिडर किया जाता है। तो ये सारे हैजर्ड्स हैं विच आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी, जो किससे एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रिकल से। अब ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, इसके कॉजेज दिए गए हैं, किस कारण से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहला है ओवरलोडेड सर्किट। जब आप किसी सर्किट पे ओवरलोड दे देते हैं, है ना, जैसे मान लिया कभी कभी घर पे भी हम लोग ये चीज यूज करते हैं, हमारा बोर्ड होता है सॉकेट, सॉकेट में हम 3 प्लग या 5 प्लग पिन इंसर्ट कर देते हैं और सारे प्लग्स में चार्जर्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्या करते हैं, प्लग इन करते हैं। दैट माइट कॉज दिस द ओवरलोड ऑफ सर्किट, जिसकी वजह से सर्किट क्या हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है, विच कैन रिजल्ट इनटू फायर, जिसकी वजह से आग लग सकती है। तो ये एक कारण है जिससे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स क्रिएट होते हैं। दूसरा कारण है डैमेज्ड वायरिंग और इंसुलेशन। अगर आपका वायरिंग डैमेज हो जाता है या केबल का जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो सकता है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है ना, और इट में क्रिएट फायर। ये क्या क्रिएट कर सकता है, फायर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है उससे, आसपास में फ्लेमेबल सब्सटेंस या फ्लेमेबल लिक्विड आता है, तो दैट कैन कॉज स्पार्क्स और इट कैन रिजल्ट इनटू फायर, इसकी वजह से आग लग सकती है। इसके बाद लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन भी एक तरह का हैजर्ड होता है। इफ देयर आर लूज कनेक्शंस, अगर लूज कनेक्शन है, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हैं, जो वायरिंग यूज कर रहे हैं, लूज कनेक्शन है, उसकी वजह से भी फायर लगने के चांसेस होते हैं या शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसके बाद ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसा कि आपने महसूस भी किया होगा, यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड दैट इन योर डेली लाइफ, कि क्या होता है व्हेन वी यूज एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो वो गर्म करता है। तो थोड़ा गर्म करना इज व्हाट यू कैन कॉल इट अ रूटीन प्रोसेस। आप इसको रूटीन प्रोसेस कह सकते हैं, इट्स नॉर्मल बिहेवियर। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर थोड़ा बहुत गर्म कर रहा है, लाइक आप फोन चार्ज करते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी फोन गर्म हो जाता है, चार्जर भी थोड़ा बहुत क्या होता है, गर्म हो जाता है ना, तो दैट्स अ नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन अगर वो ओवर हीट करने लगे, नाउ दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज अब नॉर्मल, जिसकी वजह से हैजर्ड क्रिएट हो सकते हैं, फायर हो सकता है ना। इसके बाद स्पार्क्स ड्यू टू लूज सॉकेट्स। आपने महसूस किया होगा जब सॉकेट्स लूज हो जाते हैं और जब आप उस सॉकेट में कुछ प्लग इन या प्लग आउट करते हैं, इट क्रिएट स्पार्क्स। आपने देखा होगा वहां पर क्या जनरेट होता है, स्पार्क जनरेट होता है, विच कैन रिजल्ट इनटू फायर, जो क्या कर सकता है, आग पैदा कर सकता है। ओके, यूजिंग डोमेस्टिक टाइप प्लग्स एंड सॉकेट्स। घर में हम लोग जो सॉकेट यूज करते हैं इसको डोमेस्टिक टाइप सॉकेट कहा जाता है, और जो कंपनी में यूज किया जाता है वो इंडस्ट्रियल टाइप सॉकेट होता है। इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए आप क्या कीजिएगा, सिंपली गूगल कीजिएगा इंडस्ट्रियल टाइप सॉकेट, वहां पे आपको इमेज का सेक्शन आएगा, वहां पे देखिएगा, आपको क्लियर आइडिया। घर वाला तो आप देख रहे हैं, घर में जो हम लोग सॉकेट वगैरह यूज करते हैं, प्लग यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल प्लग कैसा होता है, इंडस्ट्रियल सॉकेट कैसा होता है, जस्ट सर्च इट ऑन गूगल एंड यू विल फाइंड रिजल्ट्स, आपको पता चल जाएगा। तो इंडस्ट्रियल टाइप सॉकेट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ओवरहीट हो तो भी उसमें से स्पार्क जनरेट नहीं हो, है ना, बहुत ज्यादा हीट को रेडिएट वो नहीं करे, है ना, और हाई वोल्टेज को क्या कर सके, वो बर्दाश्त कर सके, है ना, हाई इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके। क्योंकि इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, बड़ी मशीनरीज यूज होती हैं, तो वहां पर वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई क्या होता है, हाई होता है। घरों में जब हम लोग यूज करते हैं, यूज डेलिकेट अप्लायंसेस, तो वहां पे हमारा जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो आप अगर वहां पे यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में डोमेस्टिक टाइप सॉकेट्स को, तो उससे भी क्या हो सकता है, फायर हैजर्ड क्रिएट हो सकता है। ओके, एंड इसके बाद पॉर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन। अगर आप पावर टूल्स, जो टूल्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं आप, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एज अ सेफ्टी ऑफिसर और एज अ सेफ्टी मैनेजर, अगर आप वर्क प्लेस पे जाते हैं तो आपकी पहली जिम्मेदारी होती है एक मेंटेनेंस प्लान डेवलप करना, कि किस इक्विपमेंट का कितने पीरियोडिक मेंटेनेंस एक होता है, एक कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस होता है। लाइक एक तो आपने फ्रीक्वेंसी सेट कर लिया कि हर 1 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार आपका मेंटेनेंस होगा। ये डिपेंड करता है आप किस इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कराना चाह रहे हैं। देर आर सम इक्विपमेंट्स, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं विच नीड मोर मेंटेनेंस, जिसको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है, एंड देर आर सम इक्विपमेंट जिनको लो मेंटेनेंस की जरूरत होती है ना। और एक होता है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। अगर मशीन में कोई फॉल्ट दिखाई दे रही है, कोई अनयूजुअल साउंड सुनाई दे रहा है, अगर चलते चलते मशीन एब्रप्टली रुक जाता है, दैट मीन्स उसमें कुछ फॉल्ट है एंड इट नीड्स मेंटेनेंस। तो आपको एक मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन प्लान डेवलप करना होता है। इंस्पेक्शन भी जो होता है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन। जैसे एक आपका पीरियोडिक इंस्पेक्शन होता है, आप एक पीरियड सेट करते हैं कि आप किस किस पीरियड पे, किस किस फ्रीक्वेंसी पे आप इंस्पेक्शन कैरी आउट करना चाहते हैं। एक होता है इंस्पेक्शन रिकमेंडेड बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज।
आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उस कंट्री के अपने गाइडलाइंस होते हैं कि आपको किस टूल्स को कितने फ्रीक्वेंसी पर इंस्पेक्शन करना है। तीसरा होता है कंडीशन बेस्ड इंस्पेक्शन। आपको कहीं पर फॉल्ट दिखाई देता है तो आप क्या करते हैं, उसको इंस्पेक्शन करते हैं, ये पता करने के लिए कि किस वजह से ये फॉल्ट आया है या ऐसी आवाज क्यों आ रही है मशीन के अंदर से, है ना। चौथा होता है जब आप कोई नई मशीन साइट पर लेके आते हैं, इफ देयर इज अ न्यू इक्विपमेंट ऑन साइट, तो उसको अलाउ करने से पहले उसको क्या करते हैं, आप एक बार इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन आफ्टर मेंटेनेंस, अगर किसी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस होता है, इस बात के चांसेस है कि मेंटेनेंस के दौरान कोई पार्ट लूज रह गया हो, है ना, या फिर कोई गार्ड प्रॉपरली सेट नहीं हुआ हो, तो उस वक्त भी आपको क्या करते हैं, आपको इंस्पेक्शन कैरी आउट करना। एक होता है यूजर इंस्पेक्शन, जो हम लोग अभी आज के क्लास में कवर करेंगे कि हर यूजर जो इलेक्ट्रिक पावर टूल को यूज कर रहा है, उसकी ड्यूटी होती है दैट बिफोर यूजिंग द पावर टूल ही हैज टू कैरी आउट अ प्री यूज चेक। उसको क्या करना है, प्री यूज चेक करना है, मतलब इस्तेमाल करने से पहले एक नॉर्मल इंस्पेक्शन कैरी आउट करना है। तो ये सारे कॉजेज हैं जिन कॉजेज की वजह से आप क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से एक्सपोज्ड हो सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कंट्रोल मेजर के बारे में। ठीक है, कंट्रोल मेजर क्या है वो देखिए, ये सारे कंट्रोल मेजर्स हैं। सबसे पहला है फ्यूज। आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज फ्यूजेस। आप फ्यूज का क्या काम होता है, ये ओवरलोड होने से बचाता है। अगर सर्किट ओवरलोड हो जाता है तो फ्यूज क्या होता है, पूरे सर्किट में, कल ही हम लोगों ने क्लास में कवर किया था दैट इन द होल सर्किट फ्यूज इज द वीकेस्ट लिंक। फ्यूज जो होता है वो वीकेस्ट लिंक होता है ना। तो जैसे ही ओवरलोड आपका सर्किट होगा तो वो पहले ही ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिक सप्लाई को क्या कर देगा, कट ऑफ कर देगा। इससे आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जो आपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगाया हुआ है, वो क्या हो जाता है, सेव रह जाता है, डैमेज होने से बच जाता है। ये एक आप कंट्रोल मेजर यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिए कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज हो रहे हैं सब में क्या होना चाहिए, फ्यूज होना चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं सब में क्या होना चाहिए, फ्यूज होना चाहिए। फ्यूज का ही दूसरा फॉर्म आपका होता है सर्किट ब्रेकर, जिसको एमसीबी कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ये फ्यूज का ही फॉर्म होता है, बट आप इसको रीसेट कर सकते हैं। फ्यूज गल जाता है, ये ट्रिप कर जाता है। सेम है, जैसे ये ओवरलोड को डिटेक्ट करेगा, एज सुन एज इट डिटेक्ट्स ओवरलोड, जैसे ये ओवरलोड को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, तुरंत क्या हो जाएगा, ये ट्रिप कर जाएगा। और आप उसको दोबारा उठाना भी चाहेंगे तो ये नहीं उठेगा जब तक कि वो ओवरलोड कम नहीं हो जाता है। इसका फायदा क्या होता है, फ्यूज टूट जाता है, आपको रिमूव करके पूरा फिर से फ्यूज को बांधना पड़ेगा। और जो एमसीबी होता है वो क्या होता है, ट्रिप करता है, आप उसको यू कैन रीस्टार्ट दैट, आप उसको क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, सर्किट ब्रेकर्स एंड फ्यूज ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ही सेव करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक को नहीं बचाते हैं। दे डू नॉट सेव पीपल, ये लोगों को नहीं बचाते हैं, दे सेव इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और मशीन्स। अब इसके बाद आता है रेसिडुअल करंट डिवाइस। दिस इज रेसिडुअल करंट डिवाइस। ये क्या होता है, रेसिडुअल करंट डिवाइस जो होता है, इट डिटेक्ट्स एबनॉर्मलिटी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने का काम करता है। लाइक जो सर्किट हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है, उसके बीच में कोई भी अगर कांटेक्ट होता है किसी भी चीज का, तो जाहिर सी बात है कि जो करंट फ्लो हो रहा था उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगा। जैसे आप इलेक्ट्रिक सर्किट के कांटेक्ट में आ गए तो करंट जो फ्लो करके टर्मिनल में जा रहा था वो आपके बॉडी से फ्लो करना शुरू हो जाएगा, विच इज एन एबनॉर्मलिटी, जो क्या है, एक तरह का एबनॉर्मलिटी है। थोड़ा भी एबनॉर्मलिटी ये डिटेक्ट करता है। इवन आप कह सकते हैं कि इवन एज लेस एज 25 मिली एम्पियर्स, 25 मिली एम्पियर तक भी डिटेक्ट करेगा ना, तुरंत क्या करेगा, ये ट्रिप करेगा। इसका मेन फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूशन। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोक्यूशन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये स्पेशली किसको करता है, वर्कर्स को, आदमियों को, है ना। इट सेव्स पीपल, ये क्या करता है, लोगों को सेव करने का काम करता है। इसके बाद हमारा अर्थिंग है, इसके बारे में आप जानते होंगे, नॉर्मली हम लोग घर पे भी यूज करते हैं, आरसीडीज का यूज करते हैं। इंस्टॉल आपको होता है मेन पैनल में, इलेक्ट्रिक पैनल जो होता है जहां से सप्लाई होती है, आपको मेन पैनल्स में यहां पर इंस्टॉल किया जाता है कि वहां से ट्रिप हो जाए तो कंप्लीट सर्किट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग आते हैं आइसोलेशन। इसका यूज कहां करते हैं, आइसोलेशन इज अ काइंड ऑफ कंट्रोल मेजर, ये भी एक तरह का कंट्रोल मेजर होता है। आइसोलेशन का यूज करना तो जब आप मेन इलेक्ट्रिक्स पे काम कर रहे हैं, मतलब लाइव इलेक्ट्रिक सिस्टम पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे चांसेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वर्कर्स की डेथ हो सकती है। तो आप सप्लाई को क्या कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं। आपको सप्लाई कट ऑफ करना होता है, मतलब आपने आइसोलेट कर दिया। कट ऑफ करने के बाद लॉकआउट एंड टैग आउट का यूज करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है पहले की क्लास में, उसके बारे में हमने एक वीडियो भी डाली हुई है। तो अगर आप भूल गए होंगे एक बार जाकर वीडियो को चेक कर लीजिएगा, है ना। तो आइसोलेट आप कर सकते हैं इफ इट इज पॉसिबल, अगर ये क्या हो, पॉसिबल हो तो, ठीक है। इसके बाद हमारा रिड्यूस्ड वोल्टेज। जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, सीवियरिटी आपके बॉडी पर उसकी उतनी ज्यादा होगी।
वोल्टेज जितना कम होगा, इलेक्ट्रिक शॉक जो आपको लगेगा उससे नुकसान उतना आपका कम होगा। सो इफ इट इज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आप रिड्यूस्ड वोल्टेज पावर टूल का यूज करने की कोशिश साइट पर करेंगे। लेकिन हाँ, कभी कभी केसेस में ये पॉसिबल नहीं होता है। देयर आर बिग मशीनरीज, हैवी इक्विपमेंट्स, हैवी इक्विपमेंट होता है जो फंक्शन ही नहीं करेगा। यू कैन नॉट ऑपरेट दोज इक्विपमेंट ऑन लो वोल्टेज, आप लो वोल्टेज पे उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। खैर जहां कर सकते हैं वहां पर करेंगे, या फिर आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं बैटरी पावर टूल से, लाइक ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन आपका इलेक्ट्रिक पावर्ड भी होता है एंड बैटरी पावर्ड भी होता है। सो देयर आर सम टूल्स, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आप बैटरी पावर्ड का यूज कर सकते हैं। वहां पे हैजर्ड को क्या किया आपने, रिड्यूस कर दिया। आपने इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को आपने रिप्लेस कर दिया विद बैटरी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा आपका क्या हो गया, कम हो गया काफी हद तक, है ना। इसके बाद डबल इंसुलेशन, आपने देखा होगा घर पर भी आप केबल वगैरह को कभी छीलिएगा ना, इफ यू पील ऑफ द कवर ऑफ द केबल आपको मिलेगा 2 लेयर होता है उसमें, है ना। दैट इज कॉल्ड डबल इंसुलेशन, कि अगर एक्सीडेंटली ऊपर का लेयर डैमेज हो भी जाए तो भी नीचे एक एडिशनल लेयर है जो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो आपको मेक श्योर करना होता है कि जितने भी केबल्स आप यूज कर रहे हैं ऑन साइट, ऑन वर्क प्लेसेस, सबके सब क्या होने चाहिए, डबल इंसुलेटेड होने चाहिए। ओके, उसके बाद आपको जाहिर सी बात है आपको एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डेवलप अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, जहां पे आप वर्कर्स को इस बात की ट्रेनिंग देंगे कि इफ दे आर यूजिंग इलेक्ट्रिक पावर टूल्स, इन व्हाट मैनर दे शुड कैरी आउट द वर्क एक्टिविटीज। अगर वो पावर टूल का यूज करें तो किस तरीके से उनको वर्क एक्टिविटी कैरी आउट करनी है। आपको एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करना होता है और इसकी ट्रेनिंग वर्कर्स के बीच में ऑर्गेनाइज करनी होती है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कैसे डेवलप किया जाता है, इसके बारे में क्लास भी आपको दिया होगा और यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं अगर भूल गए हैं तो। इसके बाद एक कॉम्पिटेंट वर्कर्स, आपको मेक श्योर करना होता है कि वर्कर्स आपके क्या होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट कैसे पता करेंगे, 3 क्वालिटीज हमने बताई थी कि कोई भी इंसान कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। उसके अंदर अगर 3 क्वालिटीज हैं तो आप उसको कॉम्पिटेंट कह सकते हैं। 3 क्वालिटीज नहीं है तो कॉम्पिटेंट आप उसको नहीं कहेंगे। कौन कौन सी क्वालिटीज थी, उसके पास काम की नॉलेज होनी चाहिए, पहली क्वालिटी नॉलेज, दूसरा नॉलेज होनी चाहिए, तीसरा ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना। नॉलेज एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का चेक करेंगे उसके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा पास्ट एक्सपीरियंस, उस काम को करने का उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस आदमी के अंदर ये 3 चीजें हैं, यू कैन कॉल दैट पर्सन अ कॉम्पिटेंट पर्सन। तो इलेक्ट्रिकल काम को करने के लिए आप किसको एंगेज करेंगे, यू विल ओनली ऑथराइज कॉम्पिटेंट पर्सन टू कैरी आउट वर्क विथ इलेक्ट्रिसिटी और ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट अंडरस्टूड, गुड। इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया दैट आपको एक रूटीन इंस्पेक्शन प्लान डेवलप करना होता है एंड रूटीन मेंटेनेंस प्लान डेवलप करना होता है, ताकि अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कोई फॉल्ट आता है तो आप उसको पहले ही क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें और उसको मेंटेनेंस आप दे सकें। यहां पर एक चीज हमने लिखा है 25 मिली एम्पियर, देखिएगा ऐसा ऑन रिसर्च, रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि अगर आपके बॉडी में 25 मिली एम्पियर या उससे ज्यादा का शॉक आपको लगता है, दैट माइट बी लीथल। ये क्या हो सकता है, लीथल हो सकता है, मतलब जानलेवा हो सकता है। लेकिन हाँ, इससे दूसरे भी एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कितने देर तक इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में रहे, जिस टाइम आप कांटेक्ट में आए उस टाइम आपकी स्किन ड्राई थी या वेट थी, इसके और भी एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये आप कह सकते हैं एक तरह का बॉर्डर मार्क होता है। ओके, अब आइए हम लोग बात करते हैं, विल टॉक अबाउट द ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर वर्कर्स, कि जो आप वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कीजिएगा, उस ट्रेनिंग में वर्कर्स को क्या बताइएगा। लाइक मान लिया आपके सामने वर्कर्स बैठे हुए हैं, देयर आर 15 वर्कर्स और 20 वर्कर्स जिनको काम करना है, और सारे वर्कर्स को किसी ना किसी तरह का इलेक्ट्रिक पावर टूल का यूज करना है। कोई जैक हैमर यूज करने वाला है, कोई इलेक्ट्रिक सॉ यूज करने वाला है, कोई टाइल्स कटर यूज करने वाला है, कोई ड्रिल मशीन यूज करने वाला है, कोई बोल्ट टाइटनर यूज करने वाला है ना, कि न्यूमेटिक हैमर यूज करने वाला है। नाउ देयर आर 15 to 20 वर्कर्स, आप उनको एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें कि भाई आप काम करने के लिए जा रहे हो, तो आप इलेक्ट्रिक पावर टूल्स को यूज करने से पहले क्या क्या चीजें उसमें चेक करेंगे आप। तो सबसे पहले आप बताते हैं कि आप चेक करो कि आपका जो पावर केबल है ना, ये अगर आप एक्सटेंशन केबल यूज कर रहे हो, कभी कभी क्या होता है वर्कर्स एक्सटेंशन केबल यूज करते हैं। जैसे जो आपका पावर टूल है उसमें केबल तो छोटा होता है, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर का केबल होता है मैक्सिमम, लेकिन कभी कभी जो आपका पैनल है वहां से आपको काफी दूर, 10 मीटर दूर काम करना है या 15 मीटर दूर काम करना है, वहां पर एक्सटेंशन का यूज किया जाता है ना। तो एक्सटेंशन केबल साथ में आपका जो मशीन में केबल लगा हुआ है, सबसे पहले चेक करेंगे उसमें किसी भी तरह का डैमेज
वर्कर्स को यही बात आप बताते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह का डैमेज मिलता है, यू मस्ट रिपोर्ट इट टू योर सुपरवाइजर। आपको क्या करना है, अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना है, पावर टूल को स्टोर में जमा कराना है और नया पावर टूल वहां से इशू कराना है। ओके, चलिए, तो ये चीज समझाएंगे। उसके बाद डैमेज टू प्लग, वर्कर्स को बताएंगे आप कि प्लग को चेक करना है कि प्लग जो है उसमें किसी भी तरह का डैमेज, टूटा नहीं होना चाहिए, क्रैक डेवलप नहीं होना चाहिए, जले का निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ओवरहीट होता है ना प्लग वगैरह, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी होता है तो वो गल जाता है, ये जलने का निशान उस पर आ जाता है। तो क्या क्या चीजें चेक करनी है वो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसको बोलेंगे अनसेफ जॉइंट्स। जैसे क्या होता है, मेल फीमेल सॉकेट होता है, अगर आप एक्सटेंशन चाहते हैं तो आप मेल फीमेल सॉकेट का यूज करेंगे और एक्सटेंशन करेंगे आप। ऐसा नहीं कि तार को काट के तार को आपस में आपने ज्वाइन किया और टेप मार दिया, जैसा कि नॉर्मली घर पे लोग करते हैं, विच इज वेरी अनसेफ, जो काफी अनसेफ होता है। तो वर्कर्स को ये बात बताइएगा आप कि अगर आप साइट पे जा रहे हो और पावर टूल्स का यूज कर रहे हो तो पहले चेक करो कि जो आप एक्सटेंशन यूज कर रहे हो उसमें किसी भी तरह का अनसेफ ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, आपको ज्वाइंट करना भी नहीं है, आपको एक्सटेंशन के लिए एक्सटेंशन कॉर्ड या एक्सटेंशन केबल का यूज करना है, काट कूट के जॉइंट का काम आपको नहीं करना है। इसके बाद बताएंगे बॉडी ऑफ द टूल। वर्कर्स को आप ये बताएंगे जो आप मशीन यूज कर रहे हो उसका जो बॉडी है ना, आप बॉडी चेक करो, क्रैक नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, बर्न मार्क वगैरह उस पर नहीं होना चाहिए। हिलना होता है ना, कभी कभी बॉडी टच करने में पूरा हिलता है वो, इससे पता चलता है कि अंदर कोई पार्ट टूटा हुआ है। ऐसे इक्विपमेंट को यूज आपको नहीं करना है। इसके बाद इन्वायरमेंट। अब देखिएगा, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट हो जैसे आपको कहीं ऐसी जगह पे काम करना है जो गीली जगह है, वेट इन्वायरमेंट में आपको काम करना है, तो वहां के लिए काम करने के लिए अलग से पावर टूल्स होते हैं, इस पे टैग लगा होता है ना। जैसे देखिएगा, अक्सर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप यूज कीजिएगा उसके पीछे टैग पे लिखा होता है डू नॉट यूज इन वेट कंडीशन। आप इसको वेट कंडीशन में यूज नहीं करें, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको आप वेट कंडीशन में यूज कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पावर टूल के पीछे लिखा होगा डू नॉट यूज इन एक्सप्लोसिव एनवायरमेंट। ऐसे पावर टूल जो ओवरहीट करते हैं, अगर आप उसको एक्सप्लोसिव एनवायरमेंट में यूज कर रहे हैं तो उससे क्या नुकसान होगा, ओवरहीट जो होगा दैट्स सोर्स ऑफ इग्निशन, वो क्या काम करेगा, सोर्स ऑफ इग्निशन का काम करेगा। और वहां पे एटमॉस्फेयर में फ्लेमेबल गैसेज हैं, ऑक्सीजन तो है ही, तीनों क्राइटेरिया मिला फायर का, तुरंत क्या शुरू हो जाएगा, आग शुरू हो जाएगा, है ना। तो वर्कर्स को इस बात की ट्रेनिंग देंगे कि आप जिस इन्वायरमेंट में, उनको बस एक सिंपल सी बात समझाएंगे कि देखो गीले कंडीशन में अगर पावर टूल का यूज करना है या कंफाइंड स्पेस में पावर टूल का यूज करना है तो खुद से टूल को सेलेक्ट नहीं करना है, या तो तुम्हारा सुपरवाइजर तुमको टूल सेलेक्ट करके देगा या फिर सेफ्टी ऑफिसर से इंस्पेक्शन तुम कराओगे कि ये टूल जो है इस एनवायरमेंट में यूज करने के लिए सेफ है या सेफ नहीं है। एग्जैक्टली। इसके बाद बर्न मार्क एंड डिस्कलरेशन। अगर पूरे इक्विपमेंट में केबल पे या प्लग पे या कहीं पर भी जले का निशान है या रंग उड़ गया है, इसका मतलब है कि ओवरहीट बहुत ज्यादा हुआ है वो पावर टूल आपका, तो ये बताना होता है कि आपको इंस्पेक्शन में ये चीज भी चेक करनी होती है। अगर ऐसा है तो आपको उसको रिपोर्ट करना है, रिप्लेस करना है। लूज केबल जॉइंट, आपका केबल जॉइंट जो है जहां पे आप केबल को जॉइंट कर रहे हैं, लूज नहीं होना चाहिए, वो परफेक्टली क्या होना चाहिए, फिट बैठना चाहिए। अगर परफेक्टली फिट नहीं बैठ रहा है तो आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। ओके। इसके बाद अनयूजुअल एंड साउंड ड्यूरिंग यूज। मतलब अगर आप पावर टूल को यूज कर रहे हैं, जैसे कि सारे पावर टूल जो भी आप काम कर रहे हैं दे क्रिएट सम काइंड ऑफ नॉइज, वो कुछ ना कुछ तरह का शोर पैदा करते हैं, विच इज रूटीन, जो भी रूटीन साउंड होता है ना। जैसे घर में आप लोग ग्राइंडर यूज कीजिए या मिक्सर यूज कीजिए, कुछ ग्राइंड करने के लिए या फिर आप स्मूथी वगैरह बनाने के लिए, उसमें से आवाज, दैट्स नॉर्मल साउंड। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि नहीं कुछ फॉल्ट आ चुका है, मतलब कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है, दैट्स अ साइन कि ये ब्रेक डाउन होने वाला है। तो वर्कर्स को ये ट्रेनिंग में बताते हैं बात कि अगर आप जो इक्विपमेंट यूज कर, इफ यू आर यूजिंग एनी इक्विपमेंट एंड यू कैन हियर एनी अनयूजुअल साउंड, you should stop its use। आपको इसका यूज क्या करना है, स्टॉप करना है और इमीडिएटली इसको ले जाकर इंस्पेक्शन कराना है। इसके बाद कुछ जनरल चीजें भी वर्कर्स को बताते हैं। पहली चीज ये बताते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी, वर्कर्स को ये बात जरूर बताइएगा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, मान लो तुम्हारे साथ कोई इमरजेंसी होती है या तुमको इमरजेंसी अलार्म सुनाई देता है, उस कंडीशन में अगर आप पावर टूल यूज कर रहे हो तो हमेशा प्लग आउट करोगे आप, और प्लग आउट करने के बाद असेंबली मोड में जाओगे आप, प्लग इन करके नहीं जाना है आपको। ये बात आप वर्कर्स को ट्रेनिंग में बताइए। दूसरी बात वर्कर्स को ये भी बताते हैं आप ट्रेनिंग में कि अगर आप काम कर रहे हो और बीच में आपको ब्रेक चाहिए, आपको लेट से वॉशरूम ब्रेक चाहिए, आपको वॉशरूम जाना है, आपको वाटर ब्रेक चाहिए, पानी पीना है आपको, है ना, स्मोकिंग ब्रेक आपको चाहिए, तो किसी भी तरह का ब्रेक, मतलब आप अगर अपने पावर टूल को छोड़ के हट रहे हो वहां से थोड़े समय के लिए, 2 मिनट ही क्यों नहीं हो,
आप हमेशा क्या करोगे, उसको प्लग आउट करोगे। स्विच के भरोसे नहीं रहोगे कि हमने स्विच ऑफ कर दिया है अब ये स्टार्ट नहीं होगा। आपको क्या करना है, उसको प्लग आउट करना है, उसके बाद ही वहां से जाना होता है। तो ये सारे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कुछ और भी चीजें हैं जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, 2-3 चीजों को हमने छोड़ा हुआ है। पहला, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, कि अगर आपको अंडरग्राउंड केबल्स गए हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स, उसके बारे में हम लोगों ने एक्सकावेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। और ओवरहेड पावर लाइन, उसके बारे में भी। ओवरहेड पावर लाइन में सिंपल आपको प्रिकॉशन लेना होता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे ओवरहेड पावर लाइन है, तो जब उस फेज में, मतलब चूंकि फेज होता है ना, अब एक ऐसा फेज होगा जब आप ओवरहेड पावर लाइन के बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपको काम करना होगा, और वो फेज ज्यादा लंबे टाइम का नहीं होता है। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होती है। तो बेहतर ऑप्शन होता है कि आप जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, आप उनसे बात करके उतने देर के लिए, जितनी देर आप काम करने वाले हैं, आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई को क्या कीजिए, कट ऑफ कर दीजिए, या फिर आप वहां पर इंसुलेशन प्रोवाइड कर दीजिए और बैरियर्स इंस्टॉल कर दीजिए, ताकि आपके साइड में जो मशीन इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उनका कांटेक्ट पावर आपको ओवरहेड पावर लाइन से ना होने पाए। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो करना है। एक्चुअली बुक्स में देखते हैं हम लोग आगे क्या पढ़ना है। वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं।